नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में अकादमी शब्द जुड़ा हुआ है, तो हमें जहाँ भी अकादमिक गतिविधियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय मिलते हैं, तो कोशिश होती है कि अपने विद्यार्थियों से उसे ज़रूर साझा किया जाए। तो उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कि रंगभूमि के 100 साल हो रहे हैं, तो रंगभूमि क्या है और इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। वैसे आपने देखा होगा कि अक्सर हम रचनाकारों की जयंतियाँ मनाते हैं, शताब्दी वर्ष मनाते हैं। अगर हम 2024 की बात करें, तो इस साल विजय देवनारायण शाही, हरिशंकर परसाई, रामदर्श मिश्र और विवेकी राय जैसे साहित्यकारों का अ, जन्म शताब्दी वर्ष है। उसी तरीके से कई ऐसी रचनाएँ हैं, जो कि कालजयी रचनाओं के अंतर्गत रखी जा सकती हैं, उसमें रंगभूमि है। और जब मैंने रंगभूमि का नाम लिया, तो हमारा कोई ऐसा विद्यार्थी यहाँ पर नहीं होगा, जो इसके नाम को ना सुना हो, उसके दिमाग में इसके प्रकाशन वर्ष को लेकर, पात्र योजनाओं को लेकर, पंक्तियों को लेकर तमाम सवाल कौंधने लगे होंगे। तो हम इसी उम्मीद से इसको रिवाइज़ करने के लिए आप सभी से इस वीडियो लेक्चर को बनाया हूँ, ताकि आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हों या फिर कोई आर्टिकल लिखना चाहते हों या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, तो खास तौर से रंगभूमि को ज़रूर ध्यान में रख कर जाइए। तो ये रचना है और उपन्यास है और 100 साल ये कंप्लीट कर रही है, इसीलिए हमें इसको याद करने की ज़रूरत पड़ी हुई है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग रंगभूमि के बारे में अभी कितना जानते थे और कुछ नई चीज़ें यहाँ पर आपके याददाश्त में कितनी जुड़ रही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान समय में जहाँ हम देखें, तो आज जहाँ हम एक तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन के ठीक बाद लिखा गया उपन्यास रंगभूमि अपने 100 साल को पूरा कर रहा है। तो ये काफ़ी संयोग का ही समय है कि हम रंगभूमि के बहाने अपने 100 वर्षों को भी याद करेंगे, उन 100 वर्षों की यात्राओं को भी देखेंगे। प्रेमचंद ने 1 अक्टूबर 1922 से रंगभूमि लिखना शुरू किया, जो 12 अगस्त 1924 में पूरा हुआ। जब आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो आज है 19 सितंबर, ठीक है? यानी कि 1 महीने बाद ही हम चर्चा कर रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि रातों-रात रंगभूमि प्रेमचंद ने नहीं लिखा, बल्कि इसको लिखने में उन्होंने लगभग 2 साल लिए। जिस रचना को हम चाहते हैं कि चंद क्षण में पढ़ लें या फिर किसी समीक्षात्मक आर्टिकल को पढ़कर इस रचना को देख लें, उसको लिखने में किसी रचनाकार का कितना वक़्त गया है, इसको भी आप महसूस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रेमचंद ने सन 1922 ईस्वी में इसको लिखना शुरू किया और 1924 में पूरा किया। हो सकता है कि ये तथ्य आपके लिए नया हो, आप इसको नोट कर लीजिए। जब हम 1924 कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं 2024 में, तो कुल मिलाकर ये रचना 100 साल कंप्लीट कर चुकी है। तो ये एक मील का पत्थर इसको देखा जा सकता है। वैसे तो हिंदी साहित्य में कई रचनाएँ लिखी गईं, रचनाएँ आती हैं, जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएँ होती हैं, जो समय, समाज और पाठकों को अपने से जोड़ लेती हैं। रंगभूमि कुछ उसी तरीके की रचना है, उसी तरीके का उपन्यास है। देखा जाए कि जब रंगभूमि के 100 साल कंप्लीट हुए हैं, पूरे हुए हैं, तो इसको लेकर छोटे-बड़े सभी शिक्षण संस्थानों में प्रेमचंद की शतक लगाने वाली कृति रंगभूमि के 100 साल विषय पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आदि देखने को मिल सकती है। उदाहरण के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और तमाम जो भी छोटे-मोटे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, जिनका प्रेमचंद से लगाव है, उन्होंने संगोष्ठियों का आयोजन शुरू कर दिया है और हमारे इस चैनल से संयोग की बात है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो हमें लगा कि रंगभूमि के बहाने कम से कम उन विद्यार्थियों को हम याद करें और हम भी, भले यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म इसको कहा जाए, लेकिन किसी एकेडमिक से ये कम नहीं है। हमारे विद्यार्थियों को यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारियाँ मिलेंगी जिनको लेकर वो जब संगोष्ठी में जाएँगे, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, हम जहाँ पर एक तीसरे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं,
वो भी कुछ चीज़ों को लेकर सोचता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि आप जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, आपके महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इस तरीके के आयोजन होने शुरू हो जाएँगे। नहीं होंगे तो आप लोग प्रयास कीजिए, अपने हिंदी विभाग के अध्यापकों से जाकर मिलिए और कहिए कि रंगभूमि के 100 साल हुए हैं, सर इसके ऊपर हमें कुछ बताइए। छोटे-मोटे महाविद्यालयों में तो अब पढ़ने-पढ़ाने की जो भी प्रक्रिया धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। हो सकता है कुछ अच्छे अध्यापक आपको मिल जाएँ और रंगभूमि से जुड़ी हुई कुछ नई चीज़ें आपको बताएँ, उसकी प्रासंगिकता को लेकर चर्चा करें। तो ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ चुनिंदे विश्वविद्यालयों ने इसकी शुरुआत कर दी है। वास्तव में इस उपन्यास को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यह उपन्यास अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में लड़े जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन की गूंज के साथ वर्तमान उत्तर औपनिवेशिक सवालों को मजबूती से प्रस्तुत करता है। इसमें जहाँ एक तरफ औद्योगिक व्यवस्था के प्रति जो भी प्रतिक्रिया है किसानों की, उसको उठाया गया है और जो भी शोषण के हथियार हैं, उनको लेकर जो विरोध प्रकट किया गया है, खासतौर से सूरदास के द्वारा, उसको इसमें प्रेमचंद ने बखूबी प्रस्तुत किया हुआ है। रंगभूमि का जो मुख्य पात्र है सूरदास, गांधीवादी मूल्यों का नायक है, जिसमें अगर आज सूरदास होता तो आधुनिक विकसित भारत के सपने और उसके संकल्पनात्मक विचार जुड़े हुए दिखाई पड़ते। तो सूरदास जहाँ पर कालजयी पात्र के रूप में और रंगभूमि कालजयी उपन्यास के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। ठीक है ना? इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। आगे हम कुछ और बातों पर विचार करें तो रंगभूमि में कोई एक कथा नहीं चलती है, समानांतर कई कथाएँ चलती हैं और प्रेमचंद की रचनाओं की खास विशेषता है। आप रंगभूमि को यहाँ पर याद कर रहे हैं, इसी के समानांतर आगे जब आप 1900 यानी कि 2036 तक जीवित रहते हैं। अब आज की कल की तो बात हम नहीं बता सकते, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग जब गोदान 100 साल कंप्लीट करेगा तो रहेंगे और ये हमारा चैनल भी रहेगा और आप लोग भी जुड़े रहेंगे। हालाँकि हम लोगों की उम्र में 10 साल, 12 साल की बढ़ोतरी हो जाएगी। आज जो हमारी चहक है, हो सकता है कि उसमें और परिपक्वता नज़र आए। तो जब गोदान आप पढ़ेंगे तो उसमें भी कोई एक कथा नहीं है। ग्राम और शहर, गाँव और शहर दोनों की कथा का समानांतर विकास अ, प्रेमचंद ने किया है। तो प्रेमचंद की खास विशेषता है। रंगभूमि में भी इसी तरीके से है कि किसी एक कथा को लेकर ये उपन्यास आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि इसमें कई कथाएँ समानांतर रूप से चलती हैं। जिसमें आप देखेंगे कि सोफिया विनय, कुंवर भरत सिंह, डॉक्टर गांगुली, इंद्रपाल, वीरपाल आदि की जो उपकथाएँ प्रेमचंद ने बुनी हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या है? राजनीतिक पृष्ठभूमि। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रंगभूमि उस दौर का उपन्यास है जब हम राजनीतिक तौर से स्वाधीन होने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। आज हम हो चुके हैं, लेकिन क्या रंगभूमि उपन्यास की जो विषय वस्तु है, आज प्रासंगिक है कि नहीं है? आज हम इसको क्यों याद करें? इसकी शताब्दी वर्ष को क्यों मनाएँ? ये सभी सवाल हैं और जिन संगोष्ठियों की मैंने चर्चा की, उसमें हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है कि सहभागी हों और जो भी अनुभव प्राप्त करेंगे, कमेंट्स बॉक्स के नीचे वो ज़रूर देंगे और बाकी हम भी जो भी कुछ सोचते हैं रंगभूमि को लेकर, आप सभी से तो चर्चा कर ही रहे हैं, आगे भी आप चाहेंगे तो करते रहेंगे। ठीक है? तो इसी बहाने आपको ध्यान में रखना है कि जो रंगभूमि के पात्र हैं, सोफिया, विनय, कुँवर भरत सिंह, डॉक्टर गांगुली, गांगुली तो हम एक क्रिकेटर के तौर पर देखते थे, लेकिन उस ज़माने में भी प्रेमचंद ने इस पात्र को रंगभूमि में रखा हुआ है। इंद्रपाल, वीरपाल इन लोगों को ध्यान में रखें, चूँकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो हो सकता है कि ये जो वीडियो लेक्चर है, ये कोई खास पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हमने तो प्रस्तुति नहीं दी है। बस आप लोग जुड़े हुए हैं और ये रचना का 100 वर्ष कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो मुझे लगा कि आप सभी से चर्चा करनी चाहिए। तो कई बार इस तरीके की चर्चाएँ भी आपके काम में आ जाती हैं। कहने का मतलब यही था। आगे हम जिस बिंदु पर बातचीत करने जा रहे हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस बिंदु को लेकर आप अपने हिंदी विभाग के अध्यापकों को एक बार चेक भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं कि हम रंगभूमि तो पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की पुस्तक में रंगभूमि का एक अंश प्रस्तुत किया है, जिसका उल्लेख बार-बार डॉक्टर नामवर सिंह किया करते थे और मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब मैं जेएनयू में उनके लेक्चर्स को सुना करता था और जब भी रंगभूमि की बात आती थी, तो एकदम से भाव विभोर हो जाते थे और किस पंक्ति का उल्लेख करते थे बार-बार,
मैं ज़रूर बताऊँगा। क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों के संपादन में उनका बड़ा रोल रहा है। तो रंगभूमि उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी मोटा है, लेकिन उसका एक छोटा-सा अंश उन्होंने प्रस्तुत किया है, सूरदास की झोपड़ी। हो सकता है कि आगे के एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि सूरदास की झोपड़ी का संबंध किस उपन्यास से है? तो हमारे जो भी विद्यार्थी हैं, अपने तमाम व्यस्ततम कार्यों को छोड़ते हुए समय देते हैं। उनको लगता है कि ये जो शिक्षक है कुछ नई चीज़ें बता सकता है, कोई नई मोटिवेटिव चीज़ों को ला सकता है। तो देखिए आपके लिए एक तथ्य यहाँ पर है। सूरदास की झोपड़ी एनसीईआरटी की पुस्तक में लगा हुआ रंगभूमि उपन्यास का एक अंश है। इसी तरीके से आप देखेंगे, एक है रंगनाथ की वापसी, ठीक है? रंगनाथ की वापसी। अब मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि ये किस उपन्यास का अंश हो सकता है। हमारे जितने भी गंभीर विद्यार्थी हैं, अब वो सोचना शुरू कर चुके होंगे, अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे। तो एक पहला होमवर्क मैंने आपको दे दिया इसी पैटर्न पर, ठीक है? सूरदास की झोपड़ी तो आप याद रखेंगे रंगभूमि से है। रंगनाथ की वापसी किस उपन्यास से जुड़ा हुआ है? तो जब भी रंगभूमि आप पढ़ेंगे तो उसमें सूरदास का ज़िक्र बार-बार आएगा। सूरदास के चरित्र की विशेषता यह है कि झोपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोध लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। ये पुनर्निर्माण जो शब्द है, इस पे आपको गौर करना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ की प्रतिक्रिया दें, प्रतिशोध करें। आप पुनर्निर्माण की भी कोशिश करें। उसमें विश्वास करता है सूरदास, इसीलिए वह मिठुआ के सवाल, जो कोई सवा 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे, के जवाब में दृढ़ता के साथ उत्तर देता है, तो हम भी 100 लाख बार बनाएँगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सूरदास जो मुख्य पात्र है, उसके साथ और अन्य भी पात्र हैं। उसमें उसका कोई पोता है जो उससे सवाल करता है कि दादा, अगर लोग हमारी झोपड़ी को सैकड़ों बार जला देंगे, लाखों बार जला देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? तो बोलता है कि जितना बार जलाएँगे, उतनी बार हम पुनर्निर्माण की कोशिश करेंगे। कभी न कभी तो हृदय परिवर्तन होगा। ये उस दौर का उपन्यास है जब प्रेमचंद अपने लेखन में प्रयोग कर रहे थे कि हृदय परिवर्तन, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप सूरदास को बड़ा अलग तरीके से देखिए कि प्रतिशोध नहीं, उसके अंतर्गत क्या है, वो पुनर्निर्माण के में विश्वास करता है और इससे आप सभी को भी सीखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को आपको प्रतिक्रिया में लेना है, बल्कि आपको ये मानकर चलना है कि ये पुनर्निर्माण की शुरुआत हो सकती है और पुनर्निर्माण जिसको हम रिवीजन के तौर पर कहते हैं। चूँकि मैं प्रतियोगी विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा इसको एग्ज़ाम से जोड़कर देखा जाए। जैसे मान लीजिए कोई आपने नोट्स बना लिया, तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो आपने नोट्स बना लिया या किसी का नोट्स पढ़ लिया, तो वो रामबाण हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें हमेशा पुनर्निर्माण की संभावना बनी रहनी चाहिए, आप उसमें कुछ जोड़ते रहिए। तब समझिए कि आप सफलता की सीढ़ियों को धीरे-धीरे चढ़ना शुरू कर चुके हैं। ये पुनर्निर्माण में विश्वास करना पड़ेगा और जिस तरीके से सूरदास ने जवाब दिया कि कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे, तो हम भी 100 लाख बार बनाएँगे। ये ये जो दृढ़ संकल्पता है, ये जो एक तरीके से हम कहें कि मानसिक दृढ़ता है, ये बड़ी ज़रूरी है। तो इस उपन्यास के बहाने हमने रंगभूमि को याद कर लिया, उससे जुड़ी हुई जो भी मुख्य चीज़ें थीं, उसके बारे में जान लिया। उम्मीद है कि ये हमारा छोटा-सा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। चूँकि रचनाकारों के जन्म शताब्दी वर्ष को तो हम बखूबी मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएँ जिनको कि हमें याद करना चाहिए, उसमें रंगभूमि भी है। ठीक है? तो आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।